हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। मेरा नाम कुमार आशुतोष है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम होता है उसमें बिहार स्पेशल चीज़ें जो भी पूछी जाती हैं वो वन बाय वन करके मैं सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके पहले कि मैं किसी मेजर टॉपिक को डिस्कस करूँ, ये ज़रूरी है कि बिहार के बारे में कुछ बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो हेल्प करेंगे बिहार के बारे में एक वाइडर पर्सपेक्टिव और एक वाइडर जानकारी हासिल करने में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर से ही कि आखिर ये बिहार का नामकरण कैसे हुआ था। तो देखो, ये जो बिहार आपको दिख रहा है ये एक्चुअली डिग्रेडेड फॉर्म है विहार का। विहार एक पाली वर्ड है जिसका मतलब होता है विश्राम करने की जगह, एक ऐसा जगह जहाँ पे रेस्ट किया जाए। तो बौद्ध विहार का मतलब क्या है? एक ऐसा जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग यानी जो बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते थे उनके रेस्ट करने का स्थान। बुद्धिस्ट लोगों के रेस्ट करने के जगह से तात्पर्य ये है कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए एक रूल बनाया गया था, वो ये है कि बुद्धिस्ट लोग जो घूम घूम के अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे, वो किसी भी जगह पे 4 या 5 दिन से अधिक वो स्टे नहीं कर सकते थे। और अब जानते हैं कि 4 महीने तक बिहार में रेनी सीजन के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश होती है, और इस बारिश के वजह से बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ से वहाँ भ्रमण करना आसान नहीं होता था। पूरे रास्ते उनको कीचड़ मिलते थे, नदियों में उफान होता था और वो किसी के घर में नहीं ठहर सकते थे। तो फिर ये जो 4 महीने का समय होता था, ये बुद्धिस्ट लोग इसी राइट साइड में आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इस तरह की जो केव्स हैं, जो गुफाएं हुआ करती थी, उसमें ये लोग स्टे करते थे और वहीं पे बैठ के वो लोग मेडिटेट किया करते थे। तो ये है कहानी कि इन गुफाओं में जो बुद्धिस्ट लोग ठहरते थे वो बौद्ध विहार कहलाता था, और बौद्ध विहार पूरा लोग नाम ना लेकर सिर्फ विहार विहार कहते थे कि ये बुद्धिस्टों का विहार है। तो इसके आगे की स्टोरी ये है कि 12th सेंचुरी में जो टर्किश मुस्लिम आए थे उन्होंने बिहार में आक्रमण किया था और यहाँ पे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो बौद्ध यूनिवर्सिटी थी उसको जला डाला था। इन आक्रमणकारियों के साथ कुछ स्कॉलर्स भी थे। ये स्कॉलर्स वो होते थे जो आते थे, उनके लिए तो कल्चरल शॉक था। वो कहाँ पे टर्किश एरिया से या फिर इरानियन एरिया से होते हुए आए थे, उनके लिए इंडिया का कल्चर एकदम डिफरेंट था। और जब वो इस तरह का सीन देखते थे कि एक जगह कई सारे लोग हैं, ये पीले पीले वस्त्र पहने हुए हैं, चुपचाप बैठ कर ये मेडिटेट कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि जहाँ भी ये लोग बैठे हैं उस जगह को विहार और विहार कहा जा रहा है। और इस तरह से उन बौद्ध भिक्षुओं के जो रेस्ट करने का जगह जो ओरिजिनली विहार कहलाता था, उसको इन टर्किश आक्रमणकारियों ने बना दिया बिहार। इस तरह से यदि आप बिहार वर्ड जो है सबसे पहले अगर आपको मेंशन्ड कहाँ है ये पूछा जाए तो आंसर इसका ये है, तबकात नासिरी नाम का एक बुक लिखा था, राइटर का नाम था मिनहाज उज सिराज। तो ही हैज़ मेंशन्ड द वर्ड बिहार फर्स्ट टाइम इन हिज बुक तबकात नासिरी। एनीवे, मिनहाज उज सिराज ने तबकात नासिरी में बिहार का जो वर्ड यूज़ किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मिनहाज उज सिराज ने बिहार का खोज किया था। ये कुछ वैसा ही झूठ है जैसे कि भारत के बारे में कहा जाता है कि वास्को डिगामा में भारत का खोज किया। ऐसा नहीं है, वास्को डिगामा ने भारत का खोज नहीं किया था, बल्कि यूरोप से इंडिया समुद्री रास्ते से कैसे आते हैं उस समुद्री रास्ते का खोज किया था, क्योंकि यूरोपियंस की ज़रूरत थी भारत की और भारत के मसालों की और यहाँ से होने वाले ट्रेड की। तो उन्होंने जो रास्ता ढूंढा उस रास्ता को बोला गया कि भारत को खोज लिए। ऐसा नहीं था, भारत पहले भी था उन यूरोपियंस के आने से पहले। उसी तरह मिनहाज उज सिराज आए या टर्किश आक्रमणकारी आए, बिहार पहले भी था और बिहार का जो लैंड है और यहाँ के जो लोग थे वो पहले भी थे। तो फिर अब सवाल आता है कि बिहार के बारे में हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में कहीं मेंशन है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं, बिहार के बारे में मेंशन कई सारे हमारी एंशियंट किताबों में मिलता है और जगह जगह मिलता है। एक दो का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, बाकी आपको पूरी स्टोरी जब हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कहाँ पर बिहार के बारे में क्या और किस तरह से कहा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताऊँ कि हमारे अथर्ववेद में बिहार के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में एक्सप्लेन किया गया है, सदा नीरा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के बारे में बात की गई है। सदा नीरा नदी जो मैं कह रहा हूँ वो इस समय गंडक नदी को कहा जाता है। ये वही गंडक नदी है जिसको शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। जैसे श्री राम मूर्ति बनाने के लिए जो शालिग्राम पत्थर लाया गया है नेपाल से, तो कुछ यही वो नदी है। चाहे वो शालिग्रामी नदी कहो या सदा नीरा कहो या गंडक कहो, वो सारे नदी एक ही हैं और वो सारे नाम एक ही हैं। इतना ही नहीं, अथर्ववेद के अलावा यजुर्वेद में भी बिहार के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो विदेह राज्य है, विदेह राज्य जो मिथिला जोन में आता है, उसके बारे में भी मेंशन किया है। तो मैं अपनी बातों को फाइनलाइज ये करूँ कि अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, इस तरह से वैदिक स्क्रिप्चर्स में बिहार के बारे में काफ़ी अच्छा खासा मेंशन मिलता है। इसी नोमेनक्लेचर के क्रम में मैं आपको बताऊं कि राइट साइड में आप जो 2 पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर है एक केव का जो बिहार के राजगीर में है। इसको सप्तपर्णी केव बोला जाता है। ऐसे ही केव्स में बुद्धिस्ट मॉन्क अपना 4 महीने का जो समय है बारिश वाला वो गुजारते थे और इन केव्स के अंदर बैठ के मेडिटेट किया करते थे।
तो ये जो केव है ये काफ़ी आइकॉनिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 483 बीसी, यानी ये अभी 2023 है, तो 2023 प्लस 483, तो लगभग 2500 साल पहले उस समय का जो एम्परर था अजात शत्रु, उसने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था इसी केव में। और इसलिए मैंने बोला कि ये जो केव है काफ़ी आइकॉनिक है। बिहार का नामकरण करने के बाद अब एक बार देखते हैं कि बिहार एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है। तो स्टार्ट करेंगे एंशियंट टाइम से, बिहार क्या रहा है, कैसा रहा है, उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में आएंगे, और उसके बाद मॉडर्न जो जियोग्राफिकल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का स्टोरी है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंशियंट टाइम में बिहार की क्या स्थिति थी और कैसा था। तो आप देख रहे हो कि एंशियंट टाइम के ये 500 साल बीसी, यानी आज से 2500 साल पहले का ये समय है और ये उसका पिक्चर है। तो एंशियंट इंडिया हिस्ट्री की जब आप पढ़ाई किए होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि एक समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इस 16 महाजनपदों का वर्णन जो है आपको मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी इसको देखते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। आप एंशियंट इंडिया की इस पिक्चर को देख रहे हो जिसमें आपको अलग अलग महाजनपद दिख रहे हैं। अभी जो आप इमेज देख रहे हो उसमें मॉडर्न टाइम्स जो बिहार की बाउंड्री है उसमें ये चीज़ आता है, वैशाली आता है, कुशीनगर खैर उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन ये मगध, अंग और वाजी, ये 3 महाजनपद, यानी आउट ऑफ 16 ये 3 महाजनपद बिहार में आया करते थे। और ये जो काशी वाला महाजनपद है इसके कुछ ट्रेसेस कभी कभी बिहार में थोड़ी बहुत मिली हैं। एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप देखोगे कि काशी महाजनपद का बिहार में विस्तार का आपको प्रूफ कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बताऊंगा वो सब चीज़ें क्या हैं। लेकिन मेजरली बिहार में इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में हुआ करते थे। एक था वाजी जो वैशाली का एरिया है, दूसरा मगध का एरिया और तीसरा जो है अंग का एरिया। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि मगध एम्पायर इतना छोटा सा क्यों दिख रहा है। आप जो सोशल मीडिया पे या फिर किताबों में भी देखते होंगे कि मगध एम्पायर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, एंशियंट इंडिया जो हिस्ट्री है उन सबों में भी आप देखते थे। तो इसकी स्टोरी ये है कि उसी मगध एम्पायर में कुछ ऐसे एम्परर्स आए जो इस पूरे एरिया को इन्होंने कॉन्कर किया, और हर एक एरिया जो आप अभी पिक्चर में देख रहे हो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इन सारी जगहों पे उन्होंने अपना राज्य को फैलाया और काफ़ी लंबे समय तक, कई 100 सालों तक अपना राज्य इसमें फैला के रखा था। तो ये है बिहार का लोकेशन इस समय जो वर्तमान में है। इसमें एक मगध एम्पायर कभी हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, अशोका का समय हुआ करता था जिसने अपने आप को समय के साथ फैला कर काफ़ी बड़ा कर लिया था और पूरे एरिया में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इस समय मॉडर्न टाइम्स में जब आप 2023 में बात कर रहे हो तो बिहार का लोकेशन क्या है, तो वो ये है जो आप अभी देख रहे हो, रेड कलर का जो स्टेट है ये आपके सामने बिहार है। जब हम बिहार के लोकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी क्रम में एक कॉन्सेप्ट आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम धरती पे किसी भी देश का या कॉन्टिनेंट का या राज्य का या इनफैक्ट एक सिंगल पॉइंट का भी एग्जैक्ट लोकेशन हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। इसलिए ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो कॉन्सेप्ट हो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छे से यदि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, किस तरह से मेज़र करते हैं, तो आप ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है थोड़ा सा समझाने के लिए क्विकली आपको रेफरेंस दूँ तो वो ये है कि हम बचपन में सभी लोग ग्राफ पेपर से पढ़ाई किए हैं। ग्राफ पेपर बहुत सिंपल होता है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और एक वर्टिकल लाइंस होती हैं। इस पे हमसे कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को बताओ, तो हम उसको एक्स और वाई से डिनोट करते हैं और वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट 3, 2, 4, 2 ऐसे कोई भी पॉइंट होता है और हम एक फिक्स जगह के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। उसी तरह धरती जो कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके भी किसी भी पॉइंट को स्टडी करने के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से किसी भी पॉइंट के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं और ये लगभग मिलता जुलता है। हालांकि कॉन्सेप्चुअली ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारी धरती है, मैं आपको क्लियर बताऊं, ये 3D ऑब्जेक्ट है और ग्राफ जो है हम पढ़ाई किए हैं वो एक तरह से 2G ऑब्जेक्ट है। पर रेफरेंस के लिए मैंने कहा था आपको, बस क्विकली बता दूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। आप जैसे भी याद करना है करो, पर मैंने तो यूँ ऐसे याद किया कि कोई आदमी जो लेटा हुआ है आराम से उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो आदमी खड़ा है, लंबा खड़ा है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। बस इतना अभी के लिए बहुत है। बाकी ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें टाइम पीरियड भी इसके हेल्प से कैलकुलेट होता है।
अगर मैं डिटेल में बताऊं तो दूसरे टॉपिक कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और ये सब चीज़ें ज्योग्राफी में डिस्कस करने की होती हैं। तो आप ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार का जो लैटिट्यूडनल जो एक्सपेंसन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। इसी तरह लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा वेस्ट में है, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पॉइंट है बिहार का। तो इसका कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। और सबसे ज़्यादा ईस्टर्न जो पॉइंट है बिहार का वो है 88 डिग्री और 83 डिग्री। और इसको लेकर टाइम का भी कैलकुलेशन किया जाता है कि बिहार के सबसे पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच समय का गैप कितना है, तो वो गैप होता है 20 मिनट का। किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। तो अभी के लिए आप ये याद कर लो कि बिहार का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में क्या है, या हिंदी में बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के टर्म्स में क्या है, ये आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। तो हमने अभी तक बात किया है बिहार के नामकरण का और इसके कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का भी बात किया है, लोकेशन का भी बात कर लिया। अब देखते हैं कि जो अभी प्रेजेंटली जो मॉडर्न टाइम्स में हमारा बिहार है उसका क्रिएशन कैसे होता है और कौन कौन से डेट्स इस क्रम में इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये जो राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हो ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मॉडर्न बिहार का क्रिएटर कहा जाता है, क्योंकि बिहार उस समय बंगाल प्रोविंस का पार्ट था। उसको बंगाल प्रोविंस से अलग कराने और इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में पहचान दिलाने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। वो मैं बताता हूँ कैसे। डॉक्टर सिन्हा एक फेमस वकील थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने अपने लॉ की पढ़ाई ब्रिटेन से की थी। वहाँ पे जब उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो बिहार से हैं और अपने आप को बिहारी कहा, तो ये पाया कि वहाँ के लोग तो बिहार का टर्म ही नहीं जानते हैं अधिकतर लोग, और ये उनके लिए बड़ा एम्बेरसिंग सा लगा था और वो वहाँ पे अपमानित महसूस किए थे। लॉ का पढ़ाई उन्होंने 1889 से 1893 तक किया था ब्रिटेन में। और जब तो इस तरह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ जो कॉलेज में पहले ही दिन एक्सपीरियंस हुआ था उसका उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। और उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बिहार लौटेंगे तो लौटने के बाद बिहार की पहचान के लिए एक संघर्ष स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो बिहार लौटने से पहले उन्हें तो अपनी वहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, और ब्रिटेन में उनकी जो लॉ की पढ़ाई हुई वो 1889 से 1893 तक चली थी। 93 में वो वापस इंडिया आ गए थे, और अगले ही साल 1894 में वो एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर स्टार्ट किए जिसका नाम था बिहार टाइम्स। इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने में 3 और लोगों ने काफ़ी इनका साथ निभाया था, और इस साप्ताहिक न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने में 3 लोगों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का काफ़ी साथ निभाया। वो थे महेश नारायण, कृष्ण सहाय और नंदलाल किशोर। ये गया के थे। इसमें ये जो महेश नारायण थे ये इस मैगजीन के पहले संपादक बने थे। तो बिहार एक अलग स्टेट के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए जो शुरुआती संघर्ष शुरू किया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और इनसे रिलेटेड जो भी स्टोरी है जो मैंने आपको शेयर किया उसका रेफरेंस मैंने इस न्यूज़पेपर के वेबसाइट से लिया है। उस वेबसाइट पर सन 2005 का लिखा हुआ एक आर्टिकल है जो मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर हैं उनके द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वो आर्टिकल है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको पढ़ो। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद समय आता है 16 अक्टूबर 1905 को, जब कर्जन बंगाल का डिवीज़न कर देता है। लेकिन ब्रिटिश को उम्मीद नहीं थी कि इतने वाइड स्केल का भारतीयों के द्वारा इस बंगाल डिवीज़न का विरोध किया जाएगा। और जो स्वदेशी मूवमेंट और कपड़ों को जलाने वाला जो होली स्टार्ट कर दिया वो तो उनके लिए और बड़ा सेटबैक था। और वही सन 1905 से आगे के तरफ जो कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं उनकी एक्टिविटी अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है। तो पूरे देश में एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट तो स्टार्ट हो ही गया था और जगह जगह मूवमेंट भी स्टार्ट हो गए थे। तो उस समय 1911 में जो ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम, उसको दिल्ली आना था और उसके वेलकम के लिए एक लार्ज स्केल का दिल्ली दरबार सजाया जाना था। इतने बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन में कुछ न कुछ भारतीयों के लिए अनाउंस करना ही था उस जॉर्ज 5th को। इस दिल्ली दरबार में हमारे भारतीयों के लिए जो 2 इम्पोर्टेंट
डिसीजन लिया गया उसमें ये था कि पहला तो जो भारतीयों की डिमांड थी कि बंगाल का डिवीज़न नहीं किया जाए, उस बंगाल डिवीज़न को कैंसिल कर दिया गया, यानी जो बंगाल का डिवीज़न था उसको समाप्त कर दिया गया और दोबारा बंगाल को यूनिफाई कर दिया गया। और दूसरा डिसीजन ये लिया गया कि बंगाल को यूनिफाई करने के बाद बिहार और उड़ीसा का एक अलग से राज्य बनाएंगे। यहाँ पे बिहार करने का मतलब बिहार और झारखंड दोनों ही है। तो ये डिसीजन लिया गया था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के समय। उसके बाद 22 मार्च 1912 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों मिलाकर एक अलग स्टेट क्रिएट किया जाता है। और इसी 22 मार्च 1912 को अब जो बिहार में है बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया था बिहार दिवस को मनाना। ठीक है, 22 मार्च को नोटिफिकेशन तो रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन इन इफेक्ट जो आया था 1 अप्रैल 1912 से आया था, जब प्रॉपर बिहार, झारखंड और उड़ीसा इस्टेब्लिश हो गया था ऑफिशियली बढ़िया से। आप ध्यान दें, ये जो 22 मार्च है ना, एक फेमस इंग्लिश का किताब है वहाँ पर 12 मार्च लिखा हुआ है, वो गलत है। इसके बाद अगले 24 साल तक बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ रहते हैं। फिर आता है 1 अप्रैल 1936 का दिन, जब बिहार और झारखंड से उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया। फिर समय आता है 1956 का, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है। और इस एक्ट का असर क्या होता है कि भाषा के बेसिस पे स्टेट्स की जो बाउंड्री है उसको दोबारा रीडिफाइन किया जाता है। इनफैक्ट नए स्टेट भी क्रिएट किए जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बात यह है कि आज़ादी के तुरंत ही बाद, विशेष तौर पर 1955-56 में, जब देश में जगह जगह लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे अर्थात भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने की डिमांड होने लगी थी। हालांकि ये जो डिमांड थी ये नई नहीं थी। आपको मैं बताऊँ, 1936 में जो उड़ीसा, बिहार और झारखंड से अलग हुआ था वो भी अपने इसी डिमांड की वजह से अलग हुआ था। तो अंतर बस इतना है कि 1955 और 56 में ये जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गया था। लेकिन इस बात को लेकर केंद्र सरकार पहले तैयार नहीं थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे बंटवारा हो और लैंग्वेज के बेसिस पे नए स्टेट्स का क्रिएशन हो, क्योंकि सरकार का डर था कि इससे क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इस रीजनलिज्म की डिमांड की वजह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कमज़ोर होगी। नेशनलिज्म की फीलिंग किसी भी देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने जगह पे सरकार का ये डर उतना गलत तो नहीं था, पर फिर भी ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट करने का जो डिमांड है वो उग्र होते गया। और इनफैक्ट साउथ के एक नेता थे, ये कांग्रेस के ही मेंबर थे, श्री पोट्टी श्रीरामा पुल्लू, वो स्ट्राइक पर बैठ गया और अंततः स्ट्राइक पर बैठे बैठे उनका निधन हो गया। और अंततः सरकार प्रेशर में आई और उसे मानना पड़ा कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स जो है नए क्रिएट किए जा सकते हैं। और थोड़ा सा मैं और बताऊं कि बाद में ये चलकर ये चीज़ जो सरकार का डर था कि लैंग्वेज के बेसिस पे यदि स्टेट्स क्रिएट की जाएंगी तो यहाँ का नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रिटी का जो फीलिंग है वो कम होगा, ये एक्चुअली गलत साबित हुई। और समय के साथ जो हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग है और नेशनल इंटीग्रिटी वाली जो फीलिंग है वो मजबूत ही हुई, कमज़ोर तो नहीं हुई। क्योंकि हमारे देश का जो कल्चर है शुरुआत से ही ऐसा डेवलप हुआ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, चाहे वो डाइवर्सिटी लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, एथनिसिटी के बेसिस पे हो या काले गोरे के बेसिस पे हो। डाइवर्सिटी के बेसिस पे हमारे देश का यूनिटी कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। तो मैं आपको बताऊं, ये पूरी कहानी आपको इसलिए समझा पाया ताकि आपको ये चीज़ मैं बता सकूं कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। उस एक्ट के बेसिस पे हमारे बिहार के किशनगंज जिला के और धनबाद, जो उस समय बिहार का ही हिस्सा था, इन दोनों क्षेत्रों के कुछ जो बॉर्डर एरियाज जो बंगाल से मिलते थे, उधर के लोग बंगाली भाषा बोलते थे। तो उन क्षेत्रों को बिहार से हटाकर वेस्ट बंगाल में मर्ज कर दिया गया था 1956 में। इस तरह से किशनगंज और धनबाद के कुछ एरिया को वेस्ट बंगाल में मिलाने के बाद सब कुछ सही चलते रहा। और समय आता है 15 नवंबर 2000 का, जब झारखंड के लोगों की डिमांड होती है कि हमारा एक अलग झारखंड स्टेट क्रिएट किया जाए। उनको किसी भी सरकारी काम के लिए पटना आने में काफ़ी परेशानी होती थी, जो बिल्कुल साउथ के डिस्ट्रिक्ट थे, और कुछ पॉलिटिकल रीजन्स भी थे। ये बाद की चीज़ है आपको जानने के लिए। लेकिन झारखंड के लोगों की एस्पिरेशन थी कि एक अलग झारखंड क्रिएट किया जाए, और उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है स्टेट के रूप में बिहार से अलग हो गया। और न सिर्फ अलग हुआ बल्कि 46% एरिया लेकर गया। 18 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ 46% लैंड एरिया और 18 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो भी मिनरल्स बचे थे बिहार में वो भी झारखंड ले गया। अब आजकल खबर ये आ रही है, और आपने पढ़ा भी होगा शायद, कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं।
और वो भी अच्छा खासा मिला है, 222 मिलियन टन। एंड आई विश कि ये खबर सही हो और बिहार से जल्दी ही गोल्ड की माइनिंग स्टार्ट हो। इस तरह से मॉडर्न बिहार के क्रिएशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज था वो मैंने आपको शेयर किया है, और इससे इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स है वो भी मैंने आपको बताया है जो आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। लेकिन बिहार के बारे में जो मैं बेसिक्स बात कर रहा हूँ वो भी समाप्त नहीं होता है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा अगले सेशन में। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो अवेलेबल है इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा से रिलेटेड जो आर्टिकल का डिस्कशन मैंने किया था, जो मुजफ्फरपुर के एक प्रोफेसर हैं उन्होंने लिखा है, ये आर्टिकल काम का है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी आप देख सकते हो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन फॉर फर्दर डिस्कशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस एवरीवन।